हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे बच्चों आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस को क्या बोला जाता है? अनुनाद। तो बच्चों सीरीज रेजोनेंस से हमने कुछ आपको बताया था उससे रिलेटेड कि उसका पावर फैक्टर कब क्या होता है, उसकी रेजोनेंस स्थिति क्या होती है। तो आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। आई होप कि आप पढ़कर आए होंगे, और नहीं तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा पूरी तरीके से। ओके, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास में। आप भी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अब कल वाली क्लास को रिमाइंड कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। तो बच्चों इसने बोला क्या है? कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसके, किसके? सीरीज रेजोनेंस के, श्रेणी अनुनाद। तो बच्चों जो आज का क्वेश्चन है, श्रेणी आरएलसी परिपथ में रेजोनेंट आवृत्ति का फॉर्मूला है। अब इसको भूल जाइए। रेजोनेंट आवृत्ति का हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो ये ओमेगा नोट से प्रदर्शित करते हैं रेजोनेंट आवृत्ति को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/√LC। याद है ना? तो बच्चों ये होता है ओमेगा नोट का, और ये किस में होता है बच्चों? रेडियन पर सेकंड के अंदर। किसके अंदर? रेडियन पर सेकंड के अंदर। बच्चों एक इसका फॉर्मूला हम क्या बनाते थे, आपको अगर याद हो तो? अगर मैं बात करूं तो यहां पर ओमेगा नोट किसके इक्वल है? 2πf0 के। ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों, 2πf0। यहां पर ओमेगा नोट क्या है? रेजोनेंट आवृत्ति। तो यहां पर अगर मैं f0 की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसके अंदर पुट कर दूंगा। ओमेगा नोट की जगह मैं रखता हूं 2πf0 इज इक्वल टू 1/√LC। बट मुझे चाहिए f0। f0 क्या है? आपकी रेजोनेंट आवृत्ति है, बराबर 1 तो 2π नीचे चला जाएगा, 2π√LC। तो ये किसके अंदर आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये फ्रीक्वेंसी आपने हर्ट्ज के अंदर निकाल लिया, और ये जो आपने निकाला था वो रेडियन पर सेकंड के अंदर। अब बात ये आती है कि आपसे पूछा क्या था? रेजोनेंट आवृत्ति का फॉर्मूला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो हो गया 1/√LC, और एक हो गया 1/2π√LC। तो अब मैं यहां पर देखना चाहूं तो मेरे पास कौन सा आंसर बनेगा? देखिए, सबसे पहले ओमेगा नोट बराबर √LC, ये तो है नहीं। उसके बाद ओमेगा नोट बराबर 1/LC, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओमेगा नोट बराबर 1/2πLC, परंतु 2π√LC है, तो इसलिए बच्चों ये भी नहीं होगा। ओमेगा नोट बराबर 1/√LC, तो ये आपके सामने है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बच्चों मैं आंसर आपको डायरेक्ट निशान लगवा देता, परंतु अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कल की क्लास जो आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। तो बच्चों उसके अंदर हमने क्या निकाला था? एक डेरिवेशन किया था जिसके अंदर ओमेगा नोट हमारा कितना आया था? 1/√LC आया था ना। और बच्चों ओमेगा नोट जो होता है ना वो 2πf0 के बराबर होता है। किसके बराबर? 2πf0 के बराबर। ओमेगा घूर्णन आवृत्ति होती है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो हमने क्या लिखा? ओमेगा नोट था तो f0 लगा दिया। तो बच्चों ये वैल्यू जो है ओमेगा नोट की मैंने यहां रख दी, तो 2πf0 बराबर 1/√LC। तो यहां से f0 निकाला तो 2π नीचे चला गया, तो इसका आंसर क्या बन गया? 1/2π√LC। परंतु ये ऑप्शन में था नहीं, 1/√LC था, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्या क्वेश्चन है? श्रेणी आरएलसी परिपथ में यदि इंडक्टर का मान 20 हेनरी, इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? हेनरी, और कैपेसिटर का मान 5 फैराड है, तो रेजोनेंट आवृत्ति का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखिए, इसके अंदर आपको इंडक्टर का मान दिया गया है। इंडक्टर का मान कितना दिया गया है? इंडक्टर को L से प्रदर्शित करते हैं 20 हेनरी, ठीक है। कैपेसिटर का मान दिया गया है कितना? 5 फैराड। तो बच्चों यहां पर मात्रक तो सही है, क्योंकि इंडक्टर हेनरी में होता है और कैपेसिटर किस में होता है? फैराड में। और क्या दिया गया है? और कुछ नहीं दिया। रेजोनेंट आवृत्ति उसने पूछी है।
अब सबसे पहले आपके पास रेजोनेंट आवृत्ति के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/√LC जो रेडियन पर सेकंड में होता है, और एक होता है 1/2π√LC जो हर्ट्ज के अंदर होता है। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन सारे रेडियन पर सेकंड की हैं, तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC, यही फॉर्मूला लगाओगे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/√L कितना है 20 और C कितना है 5। तो बच्चों यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो आपको पता है 1/रूट के अंदर कितना बन गया 100, और रूट से बाहर निकलेगा तो 100 कितना आएगा 1/10, जो किसके इक्वल होता है 0.1। 1/10 कितना होता है बच्चों 0.1, और अगर आपने 1/√LC वाला फॉर्मूला लगाया है तो बच्चों इसका मात्रक भी क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड, मतलब 0.1 रेडियन पर सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। तो बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा है। तो मैंने आपको सीरीज रेजोनेंस का डेरिवेशन जो करवाया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था, और मैंने आपको बोला था जिन बच्चों का बेसिक ज्यादा कमजोर है वो घबराए ना। जो मैंने बॉक्स के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे ओमेगा नोट का बताया था 1/√LC, उसके बाद में अगर हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी आपका मात्रक हो तो 1/2π√LC, उसके बाद गुणोत्तर कारक के 3 फॉर्मूले बताए थे, बैंडविड्थ का बताया था। बस फॉर्मूले याद कर लो, और 3 जो सर्किट है कि आपका रजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार कब करेगा, इंडक्टिव की तरह कब करेगा, कैपेसिटिव की तरह कब करेगा, वो तीनों पढ़ लो और उनके पावर फैक्टर, बस और कुछ नहीं करना। तो बच्चों इसमें हमारा 1/√LC था, यहां पर L और C के मात्रक भी सही थे। L का मात्रक हेनरी था, C का मात्रक फेरेड था, तो हमें चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 1/√LC, L मेरा 20 था, C मेरा 5 था, 20 × 5 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 1/10 कितना होता है बच्चों, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर मेरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी RLC परिपथ में यदि प्रतिरोध का मान 30 ओम और इंडक्टेंस का मान 0.1 हेनरी, तो कैपेसिटर का मान है 0.5 फेरेड, बैंडविड्थ का मान होगा। अब बच्चों सबसे पहले बैंडविड्थ देखिए, R का मान है 30 ओम, R का मान कितना है 30 ओम, उसके बाद इंडक्टेंस का मान है 0.1 हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटर का मान है 0.5 फेरेड। तो बच्चों तीनों के मान आपके पास दिए हुए हैं और मैंने वो लिख भी दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बैंडविड्थ का मान क्या होगा, तो उसने बैंडविड्थ पूछी है, और बैंडविड्थ बच्चों आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, डेल ओमेगा से। किससे, डेल ओमेगा। ये उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि बैंडविड्थ जो होता है बच्चों R/L होता है। सीरीज रेजोनेंस में बैंडविड्थ क्या होती है, R/L। तो बच्चों बैंडविड्थ का फॉर्मूला जो है वो होगा R/L। तो अब मैं यहां से अगर वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल ओमेगा बराबर R कितना है बच्चों, R है मेरे पास 30, L कितना है 0.1, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर क्या लगा दूं 300, 0 लगा दूंगा एक, तो 300/1 कितना होता है 300, और बैंडविड्थ किस में होती है, हर्ट्ज में। तो 300 हर्ट्ज इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये है कि सर इसके अंदर सी तो यूज ही नहीं हुआ, तो बच्चों बैंडविड्थ जो होता है वो R/L ही होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ताकि आप इसका यूज करते रहो और इसका आंसर भी नहीं आएगा। तो बच्चों आपको जब पता होगा ना कि बैंडविड्थ होता क्या है R/L, तो आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और इसका आंसर निकाल दोगे, जैसे मैंने निकाला R/L। तो 30/0.5 0.1, और 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक अक्षर की 0 लगा दो, तो 300/1 कितना होता है 300। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। पहले आप पैरामीटर लिखिए जो आपको दिए गए हैं, उसके बाद करिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, श्रेणी RLC परिपथ में रेजोनेंट आवृत्ति
बैंडविड्थ और गुणता कारक। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि रेजोनेंट आवृत्ति जो होती है, रेजोनेंट आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो बच्चों इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा नोट से, ठीक है। और बैंडविड्थ को अभी बताया था मैंने, बैंडविड्थ को करते हैं डेल ओमेगा से, ठीक है, जो आप डेल्टा को डेल बोलते हैं। और गुणता कारक जो होता है उसको करते हैं क्यू से, क्वालिटी फैक्टर को गुणता कारक बोलते हैं। अब यहां से बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर रेजोनेंट आवृत्ति डिवाइड बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। अब यहां से क्यू आपको पता है गुणता कारक है, और ओमेगा नोट आपका रेजोनेंट आवृत्ति है, और डेल ओमेगा आपकी बैंडविड्थ है। तो बच्चों यहां से क्यू बराबर ओमेगा नोट डिवाइड डेल ओमेगा कौन सा है? ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल है। तो बच्चों इसका आंसर ए आ जाएगा, ना तो बी होगा ना सी होगा, ठीक है। तो क्यू बराबर ओमेगा नोट डिवाइड डेल ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा क्यू बराबर ओमेगा नोट एल बाई आर, और तीसरा क्यू बराबर 1 बाई आर रूट एल बाई सी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको मैंने करवाया हुआ है, जो इसकी पिछली क्लास लगी थी। आज तो इसकी प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं, फिर भी बच्चों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड करवा रहा हूं, ताकि आपने पिछली क्लास पढ़ी हो, याद ना हो तो समझ में आ जाए। ऐसे निशान लगाने का कोई फायदा नहीं है कि इसका ए आंसर आ गया। बच्चों वहां पर अगर उसने घुमा के पूछ दिया, अगर वो पूछ देता कि इसका बैंडविड्थ निकालिए, मतलब क्वेश्चन यही होता, रेजोनेंट आवृत्ति, बैंडविड्थ और गुणता कारक, परंतु मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर भेज दिया। तो जब ये फॉर्मूला एक याद होगा तभी तो अदला बदली करोगे, नहीं तो अदला बदली कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे बेटा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी आरएलसी परिपथ में यदि आर बराबर 5 ओम, एल बराबर 40 एच और सी बराबर 0.1 फेरेड हो तो गुणता कारक का मान ज्ञात करो। अब आर भी है, एल भी है और सी भी है। तो आर एल सी जब तीनों दिए हो तो गुणता कारक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गुणता कारक होता है क्यू बराबर 1 बाई आर रूट एल बाई सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो Q बराबर 1 बाई आर, 1 बाई आर कितना है 5, L कितना है बच्चों? L हमारा 40 है, और C कितना है 0.1, ठीक है, ये चीज है। अगर मैं बात करूं यहां से कि पॉइंट को अगर हटा दें तो ऊपर आ जाएगा 0। तो बच्चों 400 बटा 1 400 होता है। अगर मैं यहां से बात करूं तो 1 बटा 5 तो ये हो गया, और 400 बटा 1 400, 400 का रूट कितना होता है? 400 का वर्गमूल 20 होता है। कितना होता है? 20। अगर मैं यहां से इसको काटूं तो 5 चौका 20, तो बच्चों कितना आ गया? 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। गुणता कारक का मान कितना आ जाएगा? 4। और गुणता कारक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चे? क्योंकि Q बराबर आपने पिछला फॉर्मूला देखा था कि ओमेगा नोट डिवाइड डेल ओमेगा। तो ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी है, वो भी हर्ट्ज के अंदर भी होती है, रेडियन पर सेकंड में भी होती है, और डेल ओमेगा बैंडविड्थ भी हर्ट्ज में होती है। तो हर्ट्ज से हर्ट्ज कट जाएगा तो आपका क्यू क्या आ जाएगा? सीधी कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। इसलिए गुणता कारक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना, नहीं तो अदरवाइज गलत हो जाएगा। गुणता कारक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर आया है बच्चों वो क्या आ गया? 4। तो गुणता कारक क्वालिटी फैक्टर होता है, और Q का मान कितना आ गया? 4। परंतु इसके लिए फॉर्मूला याद होगा तभी तो होगा कि Q बराबर 1 बाई आर रूट एल बाई सी। तो R आपको दिया हुआ था 5 ओम, L आपको दिया हुआ था 40 एच, और C आपको दिया हुआ था 0.1 फेरेड। तो 0.1 था, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर शून्य लगा दिया। 400 बटा 1 कितना होता है? 400, और 400 का वर्गमूल 20, 1 बटा 5 इंटू 20। बच्चों आंसर कितना आ गया इसका? 4। ओके, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट,
क्या है क्वेश्चन देखिए, श्रेणी आरएलसी परिपथ में रेजोनेंट स्थिति पर धारा का मान क्या होगा। रेजोनेंट स्थिति पर, अब बच्चों एक मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसके अंदर जेड क्या था, अगर आपको याद है तो बताना। जेड अगर मैं कहूं कि इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आर स्क्वायर प्लस अल्टा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है ना इसका जेड का फॉर्मूला। और रेजोनेंट स्थिति पर बात करें, रेजोनेंट स्थिति पर बात करें तो आपका जो इमेजिनरी टर्म है वो जीरो हो जाता है ना। इमेजिनरी टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो, है ना। अगर बच्चों एक्सएल माइनस एक्सी जीरो है तो मेरे पास क्या बचेगा, जेड बराबर का रूट का आर स्क्वायर, और यहां से मैं कह दूंगा जेड बराबर आर, है ना। जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर। तो अगर मैं यहां से मतलब रूट हटा दूं तो भी आर ही आएगा। तो पहले से इंपीडेंस क्या हो जाता है, कम। ये मैंने करवाया हुआ है सब, मैं बता रहा हूं सिर्फ, पहले से इंपीडेंस कम हो गया। देखो जेड का पहले क्या था, आर के अंदर कुछ जुड़ रहा था, तो अब सिर्फ आर रह गया, मतलब इंपीडेंस कम हो गया। तो आई बराबर होता क्या है, आई बराबर क्या होता है, V बटा जेड। अगर इंपीडेंस पहले से कम हो गया है, इंपीडेंस पहले से कम हो गया है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। और धारा का मान ज्यादा क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि धारा इंपीडेंस के विलोमानुपाती होती है। क्यों, इंपीडेंस है क्या, एक तरीके का प्रतिरोधी तो है। तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा, इंपीडेंस क्या हो जाएगा, कम। तो इसका आंसर आ जाएगा पहले से ज्यादा। तो इसका आंसर तो आ जाएगा बी। और इसका अगर हम ग्राफ देखें ना बच्चों, तो ग्राफ भी इसका इसी तरीके से बनता है, बैंड पास फिल्टर की तरह। तो ये इसका होता है आई मैक्सिमम, क्या होता है ये, आई मैक्सिमम, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये ओमेगा नोट की कंडीशन आ जाती है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ओमेगा नोट आपका क्या होता है, पीक वैल्यू पर। अगर मैं इसका IM बाई रूट 2 करूं तो 0 पॉइंट क्या आ जाता है, 707। तो 0.707 आने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट, तो ये आपके 2 पॉइंट बनते हैं। इसको हम बोलते हैं ओमेगा 1 और इसको बोलते हैं हम ओमेगा 2, ठीक है ना। अपर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सुना होगा आपने। और ये आपका क्या आ जाता है, 0.707 IM। तो बच्चों ये आपका क्या है, बैंड पास फिल्टर की तरह व्यवहार करता है। तो ये थोड़ा सा लेवल क्या है, ऊपर हो जाएगा, आप इसको मत देखिए। आपका काम ये है कि बच्चों आरएलसी परिपथ में रेजोनेंट स्थिति पर क्या हो जाता है, इंपीडेंस पहले से कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जेड के अंदर पहले कुछ जुड़ रहा था, आर के अंदर कुछ भी जुड़ रहा हो, जुड़ तो रहा था ना। अब बच्चों जुड़ रहा था, चलो आप इसको मान लो कि आपको स्क्वायर वाली टर्म नहीं समझ में आ रही, फिर भी मैं आपको अगर बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, सुनिए मेरी बात। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, ये लो, ये तो आपने देखा था कल, ये लो। अब इसके अंदर क्या करोगे, देखिए अब भी मैं अगर कहूं तो z बराबर आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और वो आप डायरेक्टली देख रहे हो। अगर मैं कहूं तो यहां पर z बराबर फिर भी क्या आएगा, r आएगा। बात तो वही है ना, रूट हटा दिया तो स्क्वायर भी हटा दिया। तो बच्चों यहां पर z देखो, पहले r के अंदर मान लो r 10 था, इसका मान कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा था ना, मतलब 1 भी हो रहा था, 10 और 1 11 हो रहे थे। परंतु अब तो ये उधर वाला पोर्शन 0 ही हो गया, तो बचा क्या, 10। कहने का मतलब इंपीडेंस पहले से कम हो गया, और इंपीडेंस पहले से कम हो गया तो धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है, धारा, ठीक है ना। तो आई पहले से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। यदि श्रेणी आरएलसी परिपथ में R बराबर 9 ओम, XL बराबर 25 ओम, XC बराबर 13 ओम, तो इंपीडेंस का मान होगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्मूले का ही इसके अंदर यूज होना है। कौन सा, Z बराबर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो z बराबर रूट, r की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 13,
और एक्सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्सएल 25 है और एक्सी 13 है। तो एक्सएल की जगह अगर मैं 25 पुट कर दूं और एक्सएल की अगर जगह मैं 13 पुट कर दूं और इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर, तो यहां से z बराबर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 25 में से 13 गए 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 और 81 अगर मैं जोड़ूं तो बच्चों कितना होता है 144 और 81 225 और 225 का रूट कितना होता है 15। तो z बराबर कितना आ गया 15 ओम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो मैं कह सकता हूं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो z बराबर 15। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि z बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर आपका 9 था, एक्सएल आपका 25 था, एक्सी आपका 13 था, तो 9 का स्क्वायर 81 और 25 में से 13 गए 12, 12 का स्क्वायर 144। 144 और 81 कितना होता है 225 और 225 का रूट कितना होता है 15। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, z बराबर 15 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो 15 ओम आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए। हाँ जी, तो नोट हो गया। चलें बच्चों आगे नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि श्रेणी आरएलसी परिपथ में ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट स्थिति पर शक्ति गुणांक का मान होता है। तो बच्चों ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट, तो इस कंडीशन पर मैंने आपको कल क्या बताया था अगर आपको याद है तो बच्चों यहां पर मैंने कहा था कि एक्सएल जो छोटा है वो एक्सी से, मतलब मैं कह सकता हूं एक्सी बड़ा है एक्सएल से, और एक्सी अगर बड़ा है एक्सएल से तो इसका मतलब सर्किट जो होगा वो कौन सा होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, मतलब कैपेसिटिव परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। और शक्ति गुणांक क्या होगा, लीडिंग, क्योंकि कैपेसिटर के केस में अगर मैं बात करता हूं तो लीडिंग होगा। लीडिंग मतलब जिसको बोलते हैं हम अग्रगामी, ठीक है। तो लीडिंग यहां पर है तो ठीक है, लीडिंग होता है। तो सीधी सी बात है कैपेसिटिव परिपथ की तरह व्यवहार, और शक्ति गुणांक क्या होता है, लीडिंग। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट का मतलब एक्सएल छोटा है एक्सी से। अगर एक्सएल छोटा है तो मैं कह सकता हूं एक्सी बड़ा है। एक्सी क्या है, यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, प्रेरकीय प्रतिघात जो है, और एक्सएल से बड़ा है। तो अगर एक्सी बड़ा है तो बच्चों कैपेसिटिव परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, और कैपेसिटिव परिपथ की तरह व्यवहार करेगा तो शक्ति गुणांक क्या होगा, लीडिंग। यह ध्यान रखना। अगर यहां पर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नोट आ जाता तो उसमें एक्सएल बड़ा होता एक्सी से, और अगर एक्सएल बड़ा होता तो कौन सा सर्किट बनता, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव परिपथ बनता, मतलब प्रेरकीय परिपथ, और उसका जो शक्ति गुणांक है वो क्या होता, लैगिंग, मतलब पश्चगामी। तो बच्चों यहां इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो मैंने आपको इसके लेक्चर जो पढ़ाया था आरएलसी श्रेणी परिपथ वाला, उसमें तीनों केस बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। आप उसको एक बार क्लास को पढ़िए, आप वहां पर तुक्का मत लगाइए कि इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी ऑप्शन। नेक्स्ट, श्रेणी आरएलसी परिपथ में R बराबर 10 ओम, L बराबर 4 हेनरी, C बराबर 3 फेरेड हो तो रेजोनेंट आवृत्ति का मान हर्ट्ज में क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। रेजोनेंट आवृत्ति तो उसने पूछी है, मतलब हर्ट्ज के अंदर पड़ी है, तो 1/2 पाई रूट LC इसका फॉर्मूला होता है किसमें, हर्ट्ज में। तो बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए ओमेगा नोट इज इक्वल टू, अगर हर्ट्ज के अंदर है तो यहां पर एफ नोट लिखते हैं वैसे, ठीक है ना। तो एफ नोट भी आप यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं एफ नोट लिख देता हूं यहां पर, तो यहां पर भी एफ नोट लिख दीजिए, ठीक है। तो 1/2 पाई का 2 पाई, क्योंकि पाई की फॉर्म में आपके ऑप्शन है, रूट LC, L कितना है बच्चों 10 और C कितना है 4, तो 10 इंटू सॉरी L इंटू C है ना, तो L 4 है और C 3 है, तो 4 इंटू 3 करिए। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास ये आ गया,
अब देखिए एफ नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब बच्चों 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा। 4 का रूट क्या होता है 2, और 3 का कोई रूट नहीं होता, 3 अंदर रहेगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो बच्चों 2 इंटू 2 कितना होता है 4 पाई, तो 1/4 पाई और रूट का 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 1/4 पाई रूट 3 कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। इसके अंदर क्या है 2 पाई की जगह 2 पाई रखना है क्योंकि पाई की फॉर्म में ऑप्शन है। तो 1/2 पाई रूट एल का मान 4 था, सी का मान 3 था, 4 इंटू 3 12, और 12 लिखने के बाद एक बात बताइए बच्चों, यहां से इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, तो 2 इंटू 2 है, या 4 का बाहर निकलता है वर्गमूल से 2, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, और रूट के अंदर 3 है ही, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 पाई रूट 3, मतलब आंसर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक तो पहले हर्ट्ज में पूछा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में तो आपको पता है ओमेगा नोट बराबर 1/√LC होता है, परंतु वहां पर अगर हम देखें तो ओमेगा नोट को क्या पुट करते हैं 2 पाई एफ नोट, तो वहां से एफ नोट बराबर 1/2 पाई रूट LC आता है। तो एल और सी का मान मैंने पुट कर दिया और मेरा एफ नोट आ गया 1/4 पाई रूट 3। ये किस में आया है, हर्ट्ज में आया है। नेक्स्ट इसका बताइए बच्चों जल्दी से आंसर क्या आएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर बताइए बच्चों क्या आएगा। देखिए श्रेणी RLC परिपथ में शक्ति गुणांक इकाई किस स्थिति पर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका। अब इसने ये पूछ लिया शक्ति गुणांक इकाई कब होगा। बच्चों शक्ति गुणांक इकाई का मतलब इकाई या एक या यूनिटी एक ही बात होता है। कब होता है शक्ति गुणांक इकाई, जब एक्सल बराबर XC होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि शक्ति गुणांक इकाई तभी होगा जब एक्सल बराबर XC होता है। तो बच्चों एक बात बताइए, एक्सल बराबर XC होता है, इसका आंसर तो मैं कह दूंगा ए ऑप्शन आ गया, परंतु मेरे को एक बात बताओ, इसका आप रीजन बता सकते हो कैसे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखिए थोड़ा सा समझाता हूं फिर से, कि आपको पता है कि Z बराबर क्या था R प्लस अल्टा एक्सल माइनस XC, है ना। और रेजोनेंट स्थिति पर हमने क्या कह दिया था, इमेजिनरी टर्म को 0 कर दिया था। तो मतलब एक्सल माइनस XC को हमने कर दिया था 0। एक्सल माइनस XC को क्या कर दिया 0, क्योंकि इमेजिनरी पद हो गया तो वो तो अपने आप ही 0 हो गया। तो यहां से एक्सल बराबर क्या आ गया XC। अब एक्सल बराबर XC आ गया यहां से, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। परंतु ये 0 होने पर तो यहां पर सिर्फ बचा क्या था, Z बराबर R बचा था, है ना। Z बराबर क्या बचा था R। और आपको एक पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का आपको पता है कि उसके अंदर वोल्टेज और धारा दोनों एक ही फेज में होती है, इन फेज बोलते हैं इसको, एक ही फेज में होती है, तो उसका शक्ति गुणांक इकाई होता है। तो बच्चों प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब उसके अंदर होता क्या है, केवल R, तो वो क्या Z बराबर R है। तो बच्चों जब रेजोनेंट स्थिति पर बात करें तो RLC श्रेणी परिपथ में भी वो प्रतिरोध परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, और प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है, इसलिए श्रेणी RLC परिपथ का भी रेजोनेंट स्थिति पर शक्ति गुणांक क्या होगा, इकाई होगा। तो बच्चों ये एक्सल बराबर XC, ये ध्यान रखना, तीनों केस मैंने आपको बताए हुए हैं कि एक्सल बराबर XC पर क्या होता है, शक्ति गुणांक इकाई, ठीक है। और एक्सल जब छोटा होता है XC से तो शक्ति गुणांक आपका क्या होता है बच्चों, लीडिंग मतलब अग्रगामी, और जब आपका एक्सल बड़ा होता है XC से तो बच्चों पश्चगामी।
ये तीनों शक्ति गुणांक के आपके टाइप हैं जो 3 कंडीशनें बनेगी, और ये तीनों कंडीशंस आपको पता है किसकी है, शक्ति गुणांक की। और तीनों कंडीशन पर बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, क्योंकि बच्चों यहां पर क्या है कि मेनली आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं ये पता चलता है। तो जब आपको ये पता होगा कि रेजोनेंट स्थिति क्या होती है, तो आपको पता है, देखो शक्ति गुणांक इकाई की स्थिति पर होगा, ये चीज पूछी है उसने बहुत अच्छे से। तो रेजोनेंट स्थिति पर जब एक्सल बराबर एक्सी होता है तभी ये कंडीशन आती है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो इकाई कब होगा, जब एक्सल बराबर एक्सी होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी आरएलसी श्रेणी परिपथ की वो आपके साथ मैंने की। और बच्चों सिंपल सी बात यही है कि जब तक आप इसकी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाओगे, और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपकी ये वैल्यू वाले क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा समझ के नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्लास को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए, फिर अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। और मेन जो पॉइंट्स है ना उसको आप हाईलाइट करिए। जैसे मैं कह दूं कि ओमेगा नोट का फॉर्मूला लिख लो कि 1/√LC, ठीक है ना, उसके बाद में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो, इस तरीके से बैंडविड्थ का लिख लो, जो हाईलाइट पॉइंट है। आप लोगों की एक ही कमी है कि सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल का तो नहीं पढ़ा रहे। अरे बच्चे वो समझ में आएगा तभी तो आप ये बॉक्स वाली चीजें याद कर पाओगे, कम से कम माइंड में तो होगा कि हाँ ऐसा निकाला था, और वैल्यू तो आपको इसमें पुट करनी है ना। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और खुद तो करोगे ही करोगे। और उसके साथ यूट्यूब चैनल पर आप dlife.fun लिखकर वहां पर आप डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि वहां पर आपको डेमो के तौर पर वीडियो मिलेगी। उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा dlife ऐप को, ये आप गूगल पर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और विजिट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो www.dlife.fun पर जाकर आप विजिट भी कर सकते हो। तो बच्चों अब मेरा आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है, और बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप खुशी से क्वेश्चन बनाते रहिए और खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।